नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट के अंदर। तो आप सभी का स्वागत है एक बार पुणे से। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, कृपया एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और कमेंट वगैरह करके बता दीजिए कि आवाज़ वगैरह क्लियर है या नहीं। फिर अपने शुरू करते हैं। आज बीएसटीसी का जो एग्जाम हुआ है पारी फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट पारी में जो एग्जाम हुआ है उसकी अपने आंसर की देख लेते हैं। तो एक बार कृपया शेयर कर दीजिए और फिर अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपने जो फर्स्ट पारी में एग्जाम हुआ है उसकी अपने चर्चा कर लेते हैं। चलिए अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज वगैरह यहाँ से तो क्लियर है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर अपने देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पार्ट बी को देखते हैं, जो अपने जीके वाले क्वेश्चन है। दिखाई दे रहा है? चलिए भी अपने शुरुआत करते हैं। आज जो बीएसटीसी का फर्स्ट पारी के अंदर एग्जाम हुआ है, सुबह जो एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की आपके लिए सेकंड पारी का अपने कल लेकर आएंगे। सबसे पहले अपने पार्ट बी देखते हैं, राजस्थान की सामान्य जानकारी वाला पार्ट है। इसमें प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 51 है कि राजस्थान में 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहां से प्रारंभ हुआ। 1857 की क्रांति कहां से शुरुआत होती है। बात करें कि क्रांति कहां से शुरुआत होती है, तो इसकी शुरुआत होती है नसीराबाद से। कहां से होती है? राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। कब हुई थी? 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से क्रांति की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है कि गढ़सीसर झील स्थित है। ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन है कि गढ़सीसर झील कहां पर स्थित है, किस जिले में स्थित है। बात की जाए गढ़सीसर की तो ये अपने जैसलमेर के अंदर स्थित है। किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में। उसका निर्माण करवाया था राव गढ़सी ने। राव गढ़सी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वहां के शासक हुए थे भाटी शासक राव गढ़सी, उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 आपके 53 नंबर क्वेश्चन है, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो बात करें केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य की तो ये अपने ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। धौलपुर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? धौलपुर जिले में अपने ये अभ्यारण्य स्थित है। बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की कि रम्मत क्या है। रम्मत क्या है? तो रम्मत एक प्रकार का लोक नाट्य है। रम्मत क्या है? एक प्रकार का लोक नाट्य। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। रम्मत क्या एक प्रकार का लोक नाट्य है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। राजस्थान के पहले निर्वाचित यानी जिनका चुनाव हुआ था। अब मैंने आपको कई बार क्लास में बताया है कि चुनाव करेंगे तो किसी व्यक्ति को चुना जाएगा और चुनेंगे तो सबसे पहले उसके क्या निकालेंगे? तिलक, यानी क्या निकालेंगे? टिक्का। तो टिक्का राम पालीवाल राजस्थान के पहले क्या हो गए? निर्वाचित मुख्यमंत्री। यहीं पर अगर आ जाए आपके कि मनोनीत मुख्यमंत्री, यहीं पर अगर आपके पूछ ली जाए राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री तो वो हो जाएंगे आपके हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जी अपने क्या होंगे? राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री, या राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री सीधा पूछ लिया जाए तो कौन हो जाएंगे आपके? हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? टिक्काराम पालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है कि राजस्थान में संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं। ये अपने राजस्थान से संसद में बैठने वाले सदस्य कितने चुने जाते हैं। तो यहाँ पर संसद के 2 पार्ट होते हैं।
एक होती है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा। राज्यसभा से अपने राजस्थान के 10 मेंबर चुने जाते हैं और लोकसभा से अपने राजस्थान के 25 मेंबर चुने जाते हैं, दोनों संसद में बैठेंगे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 सदस्य अपने राजस्थान के हैं जो कहां पर जाते हैं, संसद के अंदर जाते हैं, जिसमें से 10 राज्यसभा में और 25 अपने लोकसभा में बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की बात की जाए तो किस किसान आंदोलन के दमन को लेकर महात्मा गांधी ने दूसरी डायर शाही कहा था? यानी कौन सा किसान आंदोलन है जिसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था ये तो दूसरी डायर शाही है? तो वो हो जाएगा अपने निम्बू चढ़ा किसान आंदोलन। कौन सा हो जाएगा? निम्बू चढ़ा किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। ये वही किसान आंदोलन है जिसके लिए आपके कहा जाता है ये नींबू चढ़ा हत्याकांड, रामनारायण चौधरी ने इसे क्या कहा था? नींबू चढ़ा हत्याकांड के नाम से कहा था, और इसे महात्मा गांधी ने दोहरी डायर शाही कहा था, या दूसरा जलियांवाला बाग से इसकी तुलना की थी। नेक्स्ट बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 58। तो जो अपने क्वेश्चन नंबर 58 है ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें अपने तार का प्रयोग नहीं किया जाता? कौन सा वाद्य यंत्र जिसमें तार का प्रयोग नहीं किया जाता? तो इस प्रकार का वाद्य यंत्र मैं आपको हमेशा ही लिखवाता हूं। ये दो वाद्य यंत्र तो मैं आपको हमेशा ही बॉक्स में बंद करवाता हूं, क्योंकि सतारा इसमें शब्द आ रहा है तार, लेकिन ये तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, ये सुशीर वाद्य यंत्र। सतारा कैसा है? आपके सुशीर वाद्य यंत्र है। तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा अपने बी। और एक सुरिंदा, सुरिंदा जब अपने बोलते हैं तो इसे लगता है कि ये सुशीर वाद्य यंत्र होगा, इसके अंदर स्वर आएंगे, लेकिन ये क्या है? एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है, यानी तार वाला वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपको लगे भी अपने ऑप्शन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, ये सही है ये गलत है, तो आप कमेंट भी कर देना, बाद में अपने क्रॉस चेकिंग भी इसकी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है कि थेवा कला किस स्थान से संबंधित है? राजस्थान की एक हस्तकला है थेवा कला, जिसके अंदर सोने पर, जिसके अंदर अपने सॉरी आपके हरे रंग के कांच के ऊपर सोने का छोटा सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। वो कला क्या कहलाती है? थेवा कला। और थेवा कला के लिए राजस्थान में प्रतापगढ़, कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, जिसे नाथूजी सोनी ने शुरुआत की थी, और अब तक वही प्रतापगढ़ का जो राज सोनी परिवार है वही इसके क्या है? कलाकार है, जिसमें महेश राज सोनी, नाथूजी सोनी, गिरीश सोनी, कुछ आपने नाम पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 60 है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि किशनगढ़ शैली किस चित्रकला से की उपशैली है, या किशनगढ़ शैली का संबंध किस चित्रकला से है? बात की जाए किशनगढ़ की तो ये राठौड़ों की एक रियासत हुआ करती थी, जिसकी स्थापना मोटा राजा उदय सिंह के बेटे किशन सिंह ने 1600 के अंदर इसकी स्थापना, 1600 समथिंग में इसकी स्थापना करता है, 1609 के आसपास। बात की जाए ये कौन सी शैली है, तो राठौड़ कहां से थे? मारवाड़। तो ये अपने मारवाड़ शैली की उपशैली है, मारवाड़ शैली का भाग है, इसको हटाने के बाद अपने मारवाड़ शैली का ही भाग है। नेक्स्ट बात की जाए अपने क्वेश्चन नंबर, ये किशनगढ़ शैली वही है जिसके अंदर आपकी प्रसिद्ध बनी ठनी की पेंटिंग बनाई गई है। बनी ठनी पेंटिंग कौन सी शैली की विशेषता है? किशनगढ़ शैली की विशेषता है बनी ठनी की पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 61 है कि राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में चित्रांकन के लिए जाने जाते हैं। तो राजस्थान का एक व्यक्ति जो भारतीय संविधान में चित्रकला या जो चित्रांकन किया गया था उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो थे अपने कृपाल सिंह शेखावत है। कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। किस लिए जाने जाते हैं कृपाल सिंह शेखावत? ब्लू पोट्री के लिए। किस लिए? ब्लू पोट्री, जयपुर से इनका संबंध है, और इन्होंने अपने 24 या 25 अन्य रंगों का प्रयोग किया था पोट्री कला के अंदर। तो इन्हें अपने क्लियर है आवाज सर? थैंक यू दीपिका वर्मा। अपने बात की जाए कि इन्होंने 24 या 25 रंगों का, अन्य रंगों का प्रयोग किया था, तो इस शैली को कृपाल शैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपने कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। इसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 61 यानी 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
बात की जाए क्वेश्चन नंबर 61 है कि कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा आती है पर राजस्थान में कौन सा मेला या उत्सव मनाया जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा में मैंने आपको काफी मेले लिखाए थे, इसमें से छांटना है उनमें से कौन सा मनाया जाता है, कौन सा मेला मनाया जाता है। कजली तीज, बात की जाए कजली तीज तो ये कब मनाई जाएगी, अपने भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को। कब मनाई जाएगी, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज मनाई जाएगी। वेणेश्वर धाम मेला ये अपने माघ पूर्णिमा को, कब, माघ पूर्णिमा को आपके नवा टापरा गांव में लगता है। नागौर मेला ये लगेगा अपने तेजा जी का मेला है, जो कब लगेगा, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। बच्चा कौन सा, पुष्कर मेला, और ये पुष्कर मेला कब लगता है, आपके कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर अजमेर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। कहां पर किया जाता है, पुष्कर अजमेर के अंदर। ये अपने अजमेर यहाँ पर दीपदानी भी प्रसिद्ध है, यहाँ पर ऊंटों की दौड़ और जो हस्तकला मेला भी यहाँ पर लगता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, मैं इतना पानी पी लेता हूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि एक तरफ आपकी क्या दे रखे हैं, मंदिर, दूसरी तरफ क्या दे रखी है, उनकी स्थिति, और अपने को क्या छांटना है, गलत युग्म छांटना है कि कौन सा मंदिर अपने सुमेलित नहीं है। बात की जाए मंडलेश्वर महादेव मंदिर, ये मैंने आपको क्लास में बताया कि जिनके आगे स्वर लगे लगभग वो भगवान शिव के मंदिर है। अर्थुणा ये कहां पर, आपके अर्थुणा के अंदर स्थित है। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में, ये भी सही है। द्वारकाधीश का मंदिर कांकरौली राजसमंद के अंदर, और किस संप्रदाय का है, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। बात की जाए अंबिका माता मंदिर, तो ये तलवाड़ा में न होकर कहां पर है, ये आपके जगत गांव उदयपुर में स्थित है। जगत गांव उदयपुर में कौन सा मंदिर है, अपने जगत अंबिका माता का मंदिर है, जिसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। जगत अंबिका माता का मंदिर कहां पर है, जगत गांव उदयपुर। बात की जाए तलवाड़ा की, तो यहाँ पर किस लोक देवी का मंदिर है, तुरताई माता का। किसका है, तुरताई माता, या तुरताई माता को और क्या कहा जाता है, अपने त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहां पर है, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है तलवाड़ा। और तलवाड़ा कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर। तलवाड़ा कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। और ये अपने इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर डी। आपके क्वेश्चन नंबर 63 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अपने थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आपके पास पेपर है, आप अब कहीं घर पे जा रहे होंगे, तो जल्दी जल्दी थोड़ा अपने आंसर देख लेते हैं, साथ में इनके आगे आंसर दिए हुए भी है, तो अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए, आपको त्रुटिपूर्ण लगे, तो इसमें देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा, कुंभलगढ़ कहां पर है, राजसमंद, गोगुंदा कहां पर है, उदयपुर। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोराठ का पठार। कौन सा पठार हो जाएगा, बोराठ का पठार। लसाड़िया का पठार मेरे हिसाब से उदयपुर में होगा। हड़ौती आप जानते ही हो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में जो पठारी क्षेत्र है वो हड़ौती हो गया। और बच्चा कौन सा, ऊपरमाल। ऊपरमाल अपनी बिजोलिया से बेंसरोड़गढ़ के मध्य, बिजोलिया भीलवाड़ा से बेंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य जो पठारी भाग है, ऊपर उठा हुआ भाग है, वो क्या कहलाता है, ऊपर माल का पठार कहलाता है। बी से बी, ठीक है। नेक्स्ट है इसका फिर उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है, अपने को क्या बताना, इसमें से गलत युग्म बताना है, जो गलत है वो अपने को बताना है। तो इसमें दे रखा है बिशलपुर बांध टोंक में स्थित है, इसका निर्माण वैसे शुरुआत में करवा दिया था विग्रहराज चतुर्थ ने, ठीक है। नेक्स्ट है अपने माही बजाज सागर, ये डूंगरपुर में न होकर कहां पर है, ये बांसवाड़ा के अंदर, कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ सही है। जाखम बांध जाखम नदी प्रतापगढ़ जिला। तो इसका अपने गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, अपने राइट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पॉलिटी का क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगा है, कितनी बार लगा है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। तो ये अब तक वर्तमान तक 4 बार राष्ट्रपति शासन
लग चुका है। कितनी बार? 4 बार। ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 बार क्या लग चुका है अपने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने, क्वेश्चन नंबर 67 है, संत सुंदरदास का पेनोरमा स्थित है। संत सुंदरदास का पेनोरमा कहां पर बना हुआ है? संत सुंदरदास का पेनोरमा कहां पर बना हुआ है? इसकी बात की जाए तो जो संत सुंदरदास का पेनोरमा है ये अपने दौसा के अंदर गाटड़ा, कौन सा स्थान पड़ता है? गाटड़ा दौसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो संत सुंदरदास पूछ रखे ये बड़े सुंदरदास कौन से हैं? बड़े सुंदरदास है, जिनका मूल नाम भीमराज था। जिनका मूल नाम क्या था? भीमराज, वही सुंदरदास जी है ये। इसके बाद में पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है जयपुर के अंदर। कहां पर स्थित है आपके पन्ना मीणा की बावड़ी? जयपुर में स्थित है। तो दौसा में कौन सी है बता दीजिए आप कमेंट करके। दौसा में कौन सी प्रसिद्ध बावड़ी स्थित है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर है? जयपुर के अंदर। हाँ, आबानेरी की चांद बावड़ी, आबानेरी के अंदर स्थित है चांद बावड़ी, जिसका निर्माण निकुंभ राजा चांद ने करवाया था, वो अपने दौसा के अंदर है। कौन सी? अपने चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहां पर है? दौसा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 69 है कि राजस्थान के किस किले को गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है? गढ़ का मतलब किला, बिठली पहाड़ी है, यानी वो किला कौन सा है जो बिठली पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है? तो वो है अपने अजय मेरू। कौन सा है? अजय मेरू। अजय मेरू को ही बाद में नाम दे दिया गया था क्या? तारागढ़। तो ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। सुरेश गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुरेश जी, स्वागत है आपका क्लास में। और अपने ये तारागढ़ क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई वो इस किले में कुछ दिन रही थी, तो उनके नाम पर इस किले का जो रैम्पार्ट है परकोटा बनवाया गया था, तभी से इसका नाम क्या हो गया? तारागढ़। तो ऑप्शन नंबर डी आपके सही हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? अजरक प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? तो ये हो जाएगा अपने बाड़मेर से। किस स्थान से है? बाड़मेर से। कपड़े के ऊपर जो प्रिंट किया जाता है अजरक प्रिंट, ये कौन सा हो जाएगा? अपने बाड़मेर से। मैं पूनम हूं सर। हाँ जी पूनम जी, आपका भी स्वागत है क्लास में, थैंक यू। और क्लास को कृपया एक बार शेयर कर दीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 71 है कि कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? ऐसा कौन सा डांस है जिसमें पुरुष भाग नहीं लेते, ये केवल महिलाएं भाग लेती हैं? तो बात की जाए अग्नि नृत्य, ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, इसमें जसनाती सिद्ध भक्त ही भाग लेते हैं। बात की जाए बम नृत्य, तो बम नृत्य अपने भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है, रसिया इसमें गीत गाया जाता है, बड़ा ढोल जो बम कहलाता है वो बजाया जाता है, और इसमें केवल युवक भाग लेते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद में चंग नृत्य, ये शेखावाटी में किया जाता है होली के अवसर पर। कब किया जाता है? शेखावाटी में होली के ऊपर चंग वाद्य यंत्र के साथ। और एकमात्र यहाँ पर गीत भी चंग गीत गाया जाएगा। तो एकमात्र नृत्य या गीत चंग है जो चांद की तरफ देखकर गाया या नृत्य किया जाता है। वो कौन सा नृत्य है? चंग नृत्य। कौन सा नृत्य है? चंग। और चांद भी कौन सा? आसमान वाला। तो इसका गुड़ला नृत्य बात की जाए तो इसमें महिलाएं भाग लेती है। इसमें कौन भाग लेती है? महिलाएं। कहां पर किया जाता है? ये अपने जोधपुर के अंदर। कहां पर किया जाता है? जोधपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। थोड़ा स्पीड से करवाओ, अब करवा देंगे 5 मिनट में। देखो ये थोड़े से कल्चर वाले मैं बता देता हूं, बाकी तो जल्दी जल्दी करवाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 72 है कि राजस्थान के निम्नलिखित सांस्कृतिक स्थलों में से किस एक का संबंध बौद्ध धर्म से है या बौद्ध मत से है? बात की जाए देवयानी, ये पुष्कर के अंदर है, कि यहाँ पर है पुष्कर के अंदर है, पुष्कर के अंदर वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसके बाद में बात की जाए कणसवा महादेव मंदिर कोटा के अंदर है, तो भगवान शिव से संबंधित हो गया, यानी शिव धर्म से। चारचोमा भगवान विष्णु से संबंधित है। कहां से संबंधित है? राजसमंद और कोटा में दोनों जगह मंदिर है। चारचोमा भगवान विष्णु या मीरा माता का भी मंदिर है। कोलवी की गुफाएं शायद झालावाड़ में स्थित है, कोलवी की गुफाएं, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं के अंदर बौद्ध धर्म से संबंधित डायग्राम बनाए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि राजस्थान में लांगुरिया गीत किससे संबंधित है?
केला देवी किससे संबंधित है? केला देवी कहां पर? करौली के अंदर। केला देवी करौली त्रिकुट, आपके त्रिकुट पर्वत है और वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों का देवता कहा जाता है? कितना सरल सा प्रश्न है। ऊंटों का देवता अपने बाबूजी को कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? बाबूजी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने 75 नंबर क्वेश्चन है। एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 75 है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 75 है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? बात की जाए राजस्थान सेवा संघ की तो इसमें विजय सिंह पथिक, अपने राजस्थान से कौन थे? विजय सिंह पथिक। इसके अलावा इसमें और कौन थे? अर्जुन लाल सेठी भी थे, रामनारायण चौधरी भी, केसरी सिंह बारठ भी इसमें सम्मिलित थे। लेकिन इसमें अपने ऑप्शन नंबर एक ही आपके बी दे रखा है, विजय सिंह पथिक। स्थापना कब की गई थी? 1919 के अंदर। कब की गई थी? 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर? वर्धा, महाराष्ट्र में। और 1920 के अंदर इसका मुख्यालय बना दिया गया था अजमेर के अंदर। मुख्यालय कहां पर बना दिया गया था? अजमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 76 है कि RNB इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधित है, तो ये किससे है? बहु उत्पाद से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि अंता पावर प्रोजेक्ट का संबंध है, तो ये कैसा है? गैस आधारित प्रोजेक्ट। कैसा है? गैस आधारित प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर था? तो इसमें रिक्को क्या हो जाएगा? रिक्को कहां पर है? ये रिक्को। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी रिक्को। क्वेश्चन नंबर 79 है कि राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जिसमें राजस्थान का एकीकरण लगभग पूर्ण हो गया था? 1949 के अंदर। कब की गई थी? 1949 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके? डी। नेक्स्ट की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला, राजस्थान की शिक्षा नगरी यूं थोड़ी कहा जाता है कोटा को। 2011 में ये अपने शिक्षा का हब हुआ करता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? तो कौन सी है? 16वीं विधानसभा। वर्तमान में अपने कौन सी विधानसभा चल रही है? 16वीं विधानसभा कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 82 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें कितना होता है अपने? 74.62। कितने प्रतिशत हुआ था? 74.62% यहाँ पर मतदान हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई अपने मेवाड़ चित्रकला का पार्ट है। किसका है? मेवाड़ का। मेवाड़ नहीं तो इसमें हो जाएगा अपने नाथ द्वारा, क्योंकि मेवाड़ की उपशैली है नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा में क्या किया जाता है? पिछवाई चित्रण। भगवान कृष्ण की मूर्तियों के पीछे जो चित्रण किया जाता है कपड़े पर, वो क्या कहलाता है? अपने पिछवाई चित्रण। इसमें किशनगढ़ नहीं होगा, इसमें नाथ द्वारा है। ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है अपने। किशनगढ़ पिछवाई चित्रण के लिए नहीं, पिछवाई चित्रण के लिए अपने नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। बात की जाए अपने क्वेश्चन नंबर 84 की, इसमें हो जाएगा आपके डी। क्वेश्चन नंबर 84 आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? तो गोरखमालिया के अंदर तो जसनाथ जी और जाम्बो जी की मुलाकात हुई थी। इनका जन्म स्थान है कत्रियासर और मालासर, बमलूसर, लिखमादेसर और पांचला सीधा। ये अपने जसनाथी संप्रदाय के प्रमुख स्थान है। बच्चा कौन सा? बागोली। ये कहां पर पड़ता है? अलवर के अंदर। कहां पर है? अलवर के अंदर। और ये अपने अलवर में पढ़ते हैं संत लालदास जी।
उनके बेटे हुआ करते थे कुतुब शाह, उनका प्रमुख केंद्र है कौन सा, बागोली अलवर के अंदर जो स्थित है। नेक्स्ट अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की। तो क्वेश्चन नंबर 85 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि संत हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे। संत हमीदुद्दीन नागौरी का संबंध किस सूफी सिलसिले से है, तो ये अपनी चिश्ती सिलसिला कौन सा हो जाएगा, चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतकब उत त्वारिख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया, तो किसकी है, बदायूनी की। किसकी है, बदायूनी की ये पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि आभूषण सुरलिया किस तरह का आभूषण है, कहां पर पहना जाता है, तो सुरलिया यानी कि अपने सुर आने चाहिए, अच्छे अच्छे सुर कहां से सुनोगे, कान से, तो एक प्रकार से क्या ये कान की बाली है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को चौथ देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई थी। राजस्थान की वो रियासत जहां से सबसे पहले मराठों ने चौथ वसूल किया था, तो वो है अपने मेवाड़। कौन सी रियासत है, मेवाड़। मेवाड़ रियासत में अपने राणा संग्राम सिंह सेकंड के समय ये घटना घटी थी, वहां पर कुछ गांवों से उन्होंने चौथ वसूल कर लिया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 89 है आपकी स्क्रीन के ऊपर की राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का वर्ष 2023-24 का राजस्थानी संस्कृत सम्मान किसको दिया गया था, तो किसको दिया गया था, ये अपने माधव हाड़ा को। किसको दिया गया था, माधव सिंह हाड़ा को ये आपके अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड है, राजस्थानी संस्कृति सम्मान। ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि राजपुताना में मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को जो सम्मेलन हुआ था, कहां पर, हुरडा भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है, यहाँ पर आपके एक सम्मेलन होता है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड ने। किसने, मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड ने, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अपने किन्होंने, स्वाई जय सिंह जयपुर ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 91 राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है, तो ये अपने विश्व धरोहर स्थल हो जाएंगे 7। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात की जाए तो राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र कहलाता है। 100 द्वीपों का शहर या 100 द्वीपों का क्षेत्र या नदियों द्वारा कटा फटा जिला या क्षेत्र पूछ लिया जाए तो एकमात्र जिला है, कौन सा है, बांसवाड़ा। कौन सा है, बांसवाड़ा, जिसे अपने क्या कहा जाता है, 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 93 कौन सी नस्ल भेड़ की नस्ल नहीं है, सोनाड़ी है, पुगल है, मगरा है, जमुनापारी, ये किसकी है, ये बकरी की है। किसकी है, बकरी की नस्ल है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितने मतलब क्वेश्चन नंबर आपके 93 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94 है कि ख्यात है, क्वेश्चन नंबर 94 क्या है आपके, कि ख्यात क्या है, ख्यात क्या है, तो ख्यात एक प्रकार से राजाओं का इतिहास है, राजाओं की ख्याति लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और राजस्थान की पहली ख्यात है मुहणोत नैणसी की ख्यात। पहली ख्यात कौन सी है, मुहणोत नैणसी की ख्यात। क्वेश्चन नंबर 95 की बात की जाए तो किसने भारतीय संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। कौन व्यक्ति है जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से भारत की जो संविधान सभा है उसमें भाग लेने के लिए गया था, तो वह है मुकुट बिहारी लाल भार्गव। कौन है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव अपने अजमेर क्षेत्र से चुने गए थे। नेक्स्ट बात की जाए क्वेश्चन नंबर 96 की राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहां पर इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है तो वो हो जाएगा अपने आपके सीकर। कौन सा स्थान है, सीकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात की जाए अपने
क्वेश्चन नंबर 97 कि राजस्थान के निम्नलिखित संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, लगभग क्लास में बताता ही हूं कि अपने नरेंद्रनाथ जयपुर के अंदर दादू संप्रदाय था। दादू जी के बाद उनके बेटे गरीबदास वहां के प्रमुख बने थे और उन्हीं के समय उस पीठ को क्या कहा गया था, खालसा। उसको क्या कहा दिया गया था, अपने खालसा। तो दादू संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है उसको क्या कहा जाता है, अपने खालसा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 से किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इसमें हो जाएगा अपने झुंझुनू। कौन सा, झुंझुनू जिला है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 99 है कि तोराबाटी निम्नलिखित में से किसकी उपबोली है। तोराबाटी निम्नलिखित में से किसकी उपबोली है। तोराबाटी जो अपने शेखावाटी वाले क्षेत्र में बोली जाती है वो किसकी उपबोली है, तो वो है अपने ढूंढाड़ी की। ढूंढाड़ी की अन्य उपबोलियां शेखावाटी, राजावाटी, चौरासी, तोरावाटी, ये कुछ काठेड़ी, ये किसकी उपबोलियां है, अपने ढूंढाड़ी की उपबोलियां है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल होता है। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। या तो व्यक्ति पहले 6 वर्ष का हो जाए या उसकी उम्र 62 यानी 62 वर्ष हो जाए, वो पहले माना जाएगा। या तो उम्र 6 साल हो जाए या सॉरी उम्र कितनी हो जाए, 62 साल, या उनका कार्यकाल कितना हो जाए, 6 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 100 की, तो ये वो पार्ट आ गया आपके अधिगम वाला या शिक्षण अभिरुचि वाला आपके पार्ट आ गए। तो भाग 6 आ गया जिसके अंदर अपने शैक्षणिक जो साइकोलॉजी थी उसके अपने क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए इसके अपने जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 101 है कि निम्नलिखित में से शिक्षार्थी की कौन सी विशेषता उसके सीखने की दक्षता को प्रभावित नहीं करती। तो इसमें हो जाएगा कि मानसिक परिपक्वता सीखने के लिए जरूरी है, रुचि होनी चाहिए और उसमें दृष्टिकोण होना चाहिए, लेकिन इसका जेंडर सेक्स या लिंग से इसका कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार महिला या कोई बालिका सीख सकती है, उसी प्रकार अपने कोई पुरुष या बालक भी सीख सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है कि विद्यार्थियों के काम का सतत मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि विद्यार्थी निरंतर पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। क्योंकि अगर उनका मूल्यांकन होगा तो उन्हें पता चलेगा कहां पर गलती कर रहे हैं, कितना सही जा रहे हैं, तो वो बार बार प्रेरित होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 है कि विविध अधिगम गति वाली कक्षा को पढ़ाने से में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो इसमें सभी छात्रों को व्यस्त और प्रगति में रखना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका राइट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 104 है कि कक्षा में शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता का प्रमुख संकेतक क्या है। तो इसमें छात्रों की भावनात्मक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना, कि किस प्रकार शिक्षक आपके छात्रों की भावना है, किस प्रकार उनकी सामाजिक स्थिति है, किस प्रकार के माहौल में है, उस प्रकार कंटेंट को उनके समक्ष प्रस्तुत करना ही शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट हो जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि एक विद्यार्थी कक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगी कि प्रश्न पूछने के लिए उसकी प्रशंसा करेंगे और उसे प्रोत्साहित करेंगे। ये नहीं है कि डांट के बिठा देंगे कि क्या बार बार खड़ा हो जाता है। उसको पूछेंगे, उसको बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, प्रेरित करेंगे भी ठीक है तुम पढ़ रहा है, तो और छात्रों में भी होगा और ज्यादा वो नॉलेज ग्रहण करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, एक शिक्षक में नैतिक चरित्र होना चाहिए क्यों। क्योंकि विद्यार्थी हमेशा ही, वैसे तो देखो शिक्षक में नैतिक चरित्र क्यों होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी हमेशा ही शिक्षक को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अगर शिक्षक ही करेक्टरलेस है, उसका डाउन है करेक्टर, तो फिर विद्यार्थी उसको फॉलो करेंगे। तो इसमें दे रखा है कि विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु कि देखिए हमारे जैसे बनिए। वैसे मैं मेरे लिए तो नहीं कह रहा, आपको जो अच्छा लगे उस जैसे बनिए, लेकिन इसमें होता है भी उनके समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है कि आपके
आपके विचार में वह शिक्षक महान है जो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है, जो क्या करता है, मोटिवेशन करता है। ये नहीं है कि उनको सम्मानित कर देता है, नहीं, सम्मान वाली नहीं है, उनको कथनी करने में थोड़ा सा उनको मोटिवेट रखे कि हाँ आपने अच्छा किया, इस बार थोड़ा ये प्रयास और कीजिए और अच्छा कर पाओगे। या कभी उनको अच्छा अगर उन्होंने प्रयास किया है तो थोड़ा पुरस्कृत कर दिया गया, तो उसमें थोड़े से विद्यार्थी अच्छे ढंग से प्रोग्रेस कर पाते हैं और वो शिक्षक हमेशा ही अच्छा रहता है। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 108 की, कि एक शिक्षक को छात्रों की भागीदारी में लगातार कमी दिखाई देती है। वो शिक्षक का पढ़ा रहा है, उसको लग रहा है छात्र बार बार क्या है, डाउन जा रहे हैं। इससे संबोधित करने के लिए उसे कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? उसमें अपनी विधियों पर विचार करना चाहिए और उसमें सुधार की तलाश करनी चाहिए। कि जैसे मैं कोई कंटेंट पढ़ा रहा हूं, आपको अरुचि लग रही, उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये गलती किसकी है? मेरी है। मैं उससे अपनी टेक्निक को चेंज करूंगा, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसे विधि को चेंज करूंगा। भी आपको व्याख्यान विधि समझ में नहीं आ रही है तो आपको थोड़ी प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा, और जो इस प्रकार थोड़ी विधि चेंज कर सकते हैं, पढ़ाने का तरीका क्या करना होगा, चेंज। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अपने नेक्स्ट पेज पे चले, क्वेश्चन नंबर 109। टाइम कितना हो गया? एक सेकंड भाई। बात की जाए क्वेश्चन नंबर है 109 की, थोड़ा आपको जल्दी करवा देते हैं भी टाइम की ध्यान में रखते हुए, कि शिक्षा में व्यापक एवं सतत मूल्यांकन CCI का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका प्राथमिक लक्ष्य है कि पूरे वर्ष में छात्रों के समग्र विकास का मूल्यांकन करना। CCI क्या है? कि पूरे वर्ष में जो छात्रों ने पढ़ा है उसका क्या करना, मूल्यांकन करना। उसका क्या करना है, अपने को मूल्यांकन करना है। ये लोकेशन दिखाई नहीं दे रहा, अब सही है। क्वेश्चन नंबर 110 है कि कक्षा में दो तरफा संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें सी आ रहे हैं सारे। चर्चाओं और छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना, उनके मध्य थोड़ी डिबेट करवाना और उनमें अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को पूछने के लिए उनको प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 111 है कि विविधता पूर्ण अधिगम क्षमताओं वाली कक्षा में शिक्षक को कौन सी सबसे प्रभावी योग्यता दिखानी चाहिए? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण में विभिन्नता लानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 सॉरी 112, क्वेश्चन नंबर 112 है कि किसी भी विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ यानी PTA, जो अपने PTA होता है, अभिभावकों को बुलाया जाता है, शिक्षक उससे बातचीत करते हैं। अपने इंग्लिश मीडियम वाले लगभग महीने में 4 बार ये मैसेज डालते ही रहते हैं कि आज आपकी PTA वही PTA का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर डी की विद्यार्थी की उपलब्धि में सुधार करना, उसके बारे में उसके अभिभावकों को बताते रहना, टाइम पर भी इतनी प्रोग्रेस की है, इस बार थोड़ी ऐसे करिए और प्रोग्रेस करेगा, इस बार थोड़ा डाउन हो गया, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताते रहना। क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, ये क्या हो गया, अपने अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 114 है कि एक शिक्षक को किसी विषय में छात्र के कमजोर प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए CCE का उपयोग कैसे करना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है कि पूरे सत्र में नियमित प्रतिक्रिया और सुधारात्मक सहायता प्रदान करनी चाहिए। कि पूरा जो सेशन है इसमें उसकी डेली की प्रतिक्रिया करनी चाहिए, किस प्रकार का प्रोग्रेस कर रहा है, और उसमें सुधार के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत सुधार करना चाहिए। तो ये आपके 114 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 115 है कि विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिगम प्रतिभागिता संभव है? इसका आपके अधिगम प्रतिभागिता संभव है, तो इसमें हो जाएगा परिचर्चा विधि द्वारा। किसके द्वारा? परिचर्चा विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है व्यवहार का परिमार्जन। क्या है?
व्यवहार का परिमार्जन, परिमार्जन का मतलब है उसे साफ करना, व्यवहार को अच्छा करना ही क्या होगा अपने शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य। वे अपने शिक्षा किस लिए ग्रहण करते हैं, ताकि अपने 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 और पशु में यही तो एक संबंध है कि अपने शिक्षित हैं वो शिक्षित नहीं है, ये अपना संबंध है। तो ये क्या हो गया, व्यवहार में परिमार्जन करना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 116 हो गया आपके, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 117 है, अध्यापक कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकता है यदि उसका व्यवहार कैसा हो, निष्पक्ष हो। भाई किसी पक्ष का वो आपने पार्ट नहीं रहा, किसी पक्ष को ज्यादा महत्व नहीं दे रहा, निष्पक्ष हो, अपने न्यायपूर्ण अगर उसका व्यवहार होता है तो वो इस प्रकार से कक्षा का क्या बनाए सकता है, अनुशासन बनाए रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों को अंत्य क्रिया के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी, छोटे समूह में चर्चा करके। क्वेश्चन नंबर 119 है, प्रौद्योगिकी संचालित कक्षा में शिक्षक की योग्यता का सबसे उन्नत संकेतक क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल उपकरणों का, क्योंकि इसमें दे रखा है प्रौद्योगिकी संचालन कक्षा में, तो इसमें अपने टेक्नोलॉजी का थोड़ा प्रयोग किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 120 है कि शिक्षण व्यवसाय है, तो इसमें हो जाएगा कि रुचिकर एवं उत्तरदायित्वपूर्ण। शिक्षण कैसा व्यवसाय है, रुचिकर है और उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि शिक्षण के माध्यम से ही अगला भविष्य, अगली पीढ़ियां तैयार होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121 है कि एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या है। एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या है, तो इसमें हो जाएगा कि शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंद में बनाना, कंटेंट को कितना सरल किया जा सकता है, ये एक टीचर के लिए सबसे क्या होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। बात की जाए ऑप्शन, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 की विद्यार्थियों को स्कूल में खेलों में भाग क्यों लेना चाहिए, क्योंकि यह सहयोग और अनुशासन विकसित करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब कोई अभिभावक उसकी शिक्षण विधियों पर सवाल उठाए। कोई अभिभावक अगर शिक्षक की शिक्षण विधियों पर सवाल उठाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, विधियों को व्यावसायिक रूप से समझना और संवाद के लिए आमंत्रित करना, उसमें थोड़ा प्रोग्रेस करना और कहना भी चलो अपने बैठकर इसमें थोड़ा बात कर लेते हैं, आपको किस किस चीज से दिक्कत है, ये अपने हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 124 है कि इनमें से कौन सा शिक्षक की व्यवसायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सक्रिय रूप से प्रतिपुष्टि और नई शिक्षण रणनीतियों की तलाश करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपके राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, कि कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देना चाहिए। इस कथन से आप सहमत है कि नहीं सहमत है, इसके बारे में पूछ रहा है, तो इससे अपने पूर्ण रूप से सहमत है कि जो बच्चे थोड़े से शिक्षा से पिछड़े हुए हैं उनको थोड़ा अधिक समय देना चाहिए, उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ाना चाहिए, हर चीज में उनके थोड़ा सा विशेष आरक्षण उनको देना चाहिए ताकि वो सबके बराबर आ सके। तो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 126 है, शिक्षण संस्था में कमजोर नेतृत्व का सकारात्मक परिणाम क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, कि संगठन में नई शक्ति का उदय होगा। अगर अपने नेता कमजोर है शिक्षण के अंदर तो कोई नया नेता उभर कर आएगा, और नया नेता उभर कर आएगा तो इसका फिर मतलब है कि अपने नई एनर्जी का इसमें क्या हो रहा है, संचार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 127 से शिक्षक के लिए छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कि बहु समाधान वाले खुले प्रश्न प्रदान करना।
ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 128 है कि जब एक शिक्षक छात्रों के सामने गलती करता है तो शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। वो गलती को स्वीकार करे, गलती होगी स्वीकार करे उसको, और इसे सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करे, गलती को सुधार करे उसे सीखने के अवसर के रूप में प्रयोग करे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 है कि यदि विद्यार्थी कक्ष में न आए तो एक अध्यापक की हैसियत से आप क्या करेंगे। विद्यार्थी कक्ष में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे भी, अपने अध्यापन को रुचिकर तथा प्रभावीकर बनाएंगे, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे ताकि बच्चे उसको इंटरेस्ट पैदा हो, उसको अपने खींच सके। ये थोड़ी लेके डंडा चलो बड़ क्लास के अंदर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 130 है कि शिक्षक को उस छात्र के प्रति क्या करना चाहिए जो सहपाठियों द्वारा बहिष्कृत महसूस करता है, कि अपने आसपास वाले बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, तो क्या करना चाहिए शिक्षक को। शिक्षक को करना चाहिए कि समूह, ऑप्शन नंबर ए है, समूह गतिविधियों और समानुभूति को प्रोत्साहित करना चाहिए, कि अपने समूह बनाकर गतिविधियां करवाई उनकी तो थोड़ा बच्चा उसमें घुल मिल सके। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है कि समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषता क्या है। बात की जाए इसका ऑप्शन नंबर बी, समूह एकता। क्या होनी चाहिए, समूह के अंदर एकता। 132 है कि जब एक सहकर्मी शिक्षक की शिक्षण विधियों पर सवाल उठाता है, साथ वाला सहकर्मी शिक्षक की शिक्षण विधियों पर सवाल उठाता है तो शिक्षण का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो इसका रचनात्मक, ऑप्शन नंबर डी, रचनात्मक संवाद और आत्म मूल्यांकन। उसको पहले सोचना चाहिए कि अपने सवाल उठा रहा है तो क्या अपनी इसके अंदर गलती है तो किस प्रकार उसको सुधारा जा सकता है, और फिर उस सहकर्मी से अपने बैठकर संवाद कर लेना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 133 कि पाठ के दौरान एक छात्र के अपरंपरागत विचार पर शिक्षक को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इस ऑप्शन नंबर सी है, इसकी संभावित क्षमता को जांचना और विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 133 का। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134 है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि कौन सा गुण एक शिक्षक को परिवर्तनकारी नेता के रूप में अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, छात्र को उसकी अपनी अपेक्षाओं से अधिक करने के लिए प्रेरित करना। जितनी छात्र की अपेक्षा उससे ज्यादा उसको प्रेरित करना, उसको मोटिव करना ही शिक्षक का एक आपके परिवर्तनकारी नेता के रूप में अलग बनाता है। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 135 है कि विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच संघर्ष को शिक्षक को कैसे संभालना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, निष्पक्षता के साथ मध्यस्थता करनी चाहिए और आपस में उनके मध्यस्थता द्वारा उसको सुलझाना चाहिए। ठीक है, निष्पक्ष में इसके अंदर हो जाएगा, निष्पक्षता रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 136 है कि विद्यार्थियों के लिए समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए ताकि ऑप्शन नंबर डी है कि परिणामों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम को अपनाया जा सके। ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात की जाए अपने क्वेश्चन नंबर 137 कि आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के प्रति शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता को कौन सा कार्य दर्शाता है। इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए कि उन्हें बिना उजागर किए विवेकपूर्ण ढंग से अतिरिक्त संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए। भी जिसके पास संसाधन नहीं है थोड़ा उसको संसाधनों से वंचित न रहे, उसको संसाधन अवगत करवा देने चाहिए। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 138 की, क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें तो एक शिक्षक को जटिल विषय शुरू करने पर छात्रों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। कोई सब्जेक्ट अगर कठिन है तो छात्र उसका प्रतिरोध करेंगे। उन्हें कौन सा योग्यता आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना और दृष्टिकोण समायोजित करना। उनका विश्लेषण करना भी किस चीज के अंदर ये थोड़े अटक रहे हैं, किस चीज का विरोध कर रहे हैं, और उसके अनुसार अपने दृष्टिकोण को और अपनी विधियों को थोड़ा सा चेंज करना। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 139 की, तो कौन सी कक्षा गतिविधि रचनात्मक
सोच को सबसे अच्छा बढ़ावा देती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंथन। कौन सी हो जाएगी? मंथन। भी अपने पूरी क्लास की है, इसके अंदर इसका मंथन किया जाना चाहिए, विश्लेषण किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है कि एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का शिक्षिक निहितार्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी को समझाना, ढंग से उसको समझाना चाहिए, ये अपने शिक्षक का मनोवैज्ञानिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 141 की, तो एक शिक्षक को पता चलता है कि उसका सहयोगी कक्षा में अव्यवसायिक व्यवहार कर रहा है। एक शिक्षक को पता चलता है कि उसका कोई सहयोगी है, वो कक्षा के अंदर क्या कर रहा है? अव्यवसायिक व्यवहार कर रहा है। व्यवसायिक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें से हो जाएगा, निजी तौर पर और सम्मानपूर्वक रचनात्मक प्रतिक्रिया देना। निजी तौर पर और सम्मानपूर्वक उसे रचनात्मक प्रतिक्रिया देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 142 है कि कक्षा में प्रभावी संचार के लिए प्रमुख बाधा क्या है? कक्षा में प्रभावी संचार के लिए प्रमुख बाधा क्या है? तो इसमें आपके 142 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 143 है कि शिक्षा तभी सार्थक होगी जब क्या होगा? विद्यार्थी केंद्रित होगा। क्या होगा? विद्यार्थी केंद्रित होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में सांस्कृतिक गतिविधियों को कैसे संभालना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी है कि मतभेदों को स्वीकार करना और सम्मान करना साथ ही समावेशन को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है कि एक शिक्षक के व्याख्यान में बेहतर संप्रेषण होगा यदि वह कैसा होगा? उदाहरण देकर विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। यदि वह क्या करता हो? उदाहरण देकर विषय वस्तु को स्पष्ट करता हो तो उसका संप्रेषण अच्छा होगा। एग्जाम्पल द्वारा थोड़ा समझा दे, प्रैक्टिकली समझा दे। क्वेश्चन नंबर 146 है कि शिक्षक की व्यवसायिक भूमिका में जवाबदेही को सबसे अच्छा कौन सा कार्य दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियमित रूप से शिक्षण परंपराओं पर चिंतन और समायोजन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसके अंदर आपके। क्वेश्चन नंबर 147 है, क्वेश्चन नंबर 147 है आपके कि विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? क्या उनको पीटेंगे? नहीं, पीटना नहीं है, कारण समझने का प्रयास करेंगे भी क्यों बार झांक रहे हैं। क्या बार कोई ऐसी व्यवस्था हो रखी है कि विद्यार्थियों का ध्यान बार बार जा रहा है, तो उस व्यवस्था को वहां से हटाया जाएगा। और क्या अपना जो शिक्षण की विधि है उसमें रुचि करनी है ताकि इनका ध्यान बार बार जा रहा है, तो उसके कारण का अपने पता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 148 है कि विद्यार्थियों में सहयोग की भावना के विकास के लिए आप सर्वोत्तम क्या कर सकते हैं? तो उन्हें सामूहिक कार्य देना, सहयोग करना है आपस में, तो उनको संगठन बनाकर कार्य देना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके 149। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 149 की, क्वेश्चन नंबर 149 है, आपकी कक्षा में एक छात्र किसी अन्य की संस्कृति के बारे में, एक सेकंड रुकिए, एक 149 नंबर क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में एक छात्र किसी अन्य की संस्कृति के बारे में असंवेदनशील टिप्पणी करता है तो शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? सर्वोत्तम क्या करना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा कि शांति से संबोधित करना चाहिए, समान के बारे में आपके सम्मान के बारे में शिक्षित करना चाहिए और व्यवहार को सुधारना चाहिए। मतलब उसको थोड़ा ढंग से संबोधित करे, बेचल हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, हर संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। नहीं है कि अपने आक्रामक हो जाए कि तुमने इसके बारे में से कैसे बोल दिया, बुड़बक नालायक, इस प्रकार की बातें थोड़ी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 150 है कि आपके विद्यालय में दो अध्यापकों के मध्य झगड़ा हो जाता है तो आप क्या करेंगे? दो टीचर जब लड़ने लग जाए तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, झगड़े का कारण जानकर उनके मध्य सुलह कराने का प्रयास करेंगे। झगड़े का क्या जानेंगे? अपने कारण जानेंगे और उनके मध्य सुलह का प्रयास करेंगे।
तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो पार्ट है रीजनिंग करवा दे, करवा दे 50% निशान लगा दे, 5 मिनट लगे। चलिए भी नेक्स्ट अपने आपके जो सेकंड पार्ट में करवाएंगे रीजनिंग के और लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके सेकंड पार्ट में करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे और सभी का